वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए यहाँ पर हम लोग जो है समसामयिकी घटना चक्र की ये बुक आई हुई है जो उसके पीडीएफ को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, यानी कि उसको हम लोग एक बार रीड कर रहे थे और यहाँ पर हम लोगों ने देखिए 4 लेक्चर में इसका राष्ट्रीय परिदृश्य जो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो राष्ट्रीय परिदृश्य को हम लोगों ने 4 लेक्चर में कवर कर रखा है। ठीक है, इन चारों लेक्चरों को मिलाकर के एक बड़ा लेक्चर भी बना दिया गया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चारों लेक्चर आप लोगों को एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख देंगे। आप वहाँ से इस वीडियो को पूरे जो है राष्ट्रीय परिदृश्य को देख सकते हैं। आज हम लोग देखिए विधिक परिदृश्य, देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इससे कभी कदार क्वेश्चन आप बनता है तो बनता, नहीं तो नहीं बनता है, तो इसको हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। आज हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस बुक की जो है पूरी पीडीएफ आप लोगों को यहीं पर देखने को मिलेगी। ठीक है, पूरी बुक यहाँ पर आप लोगों को पूरी रीड करवाई जाएगी, तो आप लोग इस बुक को कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी आप लोगों के करंट के क्वेश्चन बनेंगे तो मोस्टली इसी बुक से बनते हैं। ठीक है, क्योंकि इस बुक का रिकॉर्ड रहा है कि आप लोगों के जितने भी करंट बनेंगे, मान लीजिए आप लोग अगर 35 प्लस करंट बनते हैं तो 30 प्लस तो करंट आप लोगों को इससे देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, ये आप लोग मान के चलिए, उस हिसाब से आप लोग इस बुक को जो है रीड करिए। ठीक है, चलिए देखिए आज हम लोग यहाँ इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पेज नंबर 40 से स्टार्ट है। पेज नंबर एक सेकेंड, देखिए ये यहाँ से आज हम लोग पढ़ेंगे 49 पेज नंबर से ये स्टार्ट है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में पढ़ेंगे, जो भी हाल ही में जिस चर्चा में रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भारत जर्मनी के मध्य संबंध देख लीजिए, तो 2 से 4 मई 2022 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय यूरोप यात्रा संपन्न हुई है। ठीक है, ये 3 दिवस के लिए यूरोप गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई से 4 मई के बीच में। ठीक है, इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी ने जो है ये 3 देशों की यात्रा की, उसमें जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का दौरा किया इन्होंने फ्रांस का दौरा किया। और 2 से 3 मई 2022 के मध्य जो है प्रधानमंत्री जर्मनी की यात्रा पर रहे, और 2 मई 2022 को बर्लिन में भारत जर्मनी अंतर सहकारी परामर्श के 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया। ठीक है, ये इसके 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मन के चांसलर देखिए, पहले एंजेला मार्केल हुआ करती थी, अब जर्मनी के चांसलर हैं वो बदल गए हैं। अब कौन हो गए? तो ओलाफ सोल्ज हो गए। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज के साथ आईजीसी के पूर्ण सत्र की जो है सह अध्यक्षता की है। उल्लेखनीय है कि आईजीसी जो है यानी कि ये हो जाएगा इंडिया जर्मनी समिट। ठीक है, इसकी एक विशिष्ट द्विवार्षिक प्रारूप है ये, जिसे भारत केवल जर्मनी के साथ ही आयोजित करता है। ठीक है, आईजीसी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी तथा चांसलर सोल्ज के मध्य हरित एवं सतत विकास साझेदारी की स्थापना के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये कभी कभी पूछता है कि ये जो है घोषणा पत्र किन देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं, तो जब कभी आ जाए ग्रीन एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप के संबंध में, तो ये जर्मनी के साथ इसके लिए समझौते हुए हैं। ठीक है, इस समझौते के तहत जर्मनी ने जो है भारत में हरित विकास योजना हेतु वर्ष 2030 तक 10 बिलियन यूरो की नई और अतिरिक्त विकास सहायता की अग्रिम प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ठीक है, दोनों देशों द्वारा हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स के सृजन का भी निर्णय लिया गया है। तो दोनों देशों के मध्य जो है ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स भी बनेगी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दोनों देशों के मध्य तीसरे देशों में त्रिपक्षीय विकास सहयोग परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं संयुक्त घोषणा पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में भारत और जर्मनी के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष पूर्ण हो रहे थे, इसलिए ये यात्रा भी हुई है। तो दोनों ही देश वर्ष 2000 से ही रणनीतिक साझेदार रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों के मध्य 2000 से रही है। 1 जनवरी 2022 को जर्मनी ने जो है G7 की अध्यक्षता ग्रहण की, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में G7 की जो है G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन सलास एल्माउ बावेरियन आल्प्स जर्मनी में प्रस्तावित है। ठीक है, भारत और डेनमार्क के मध्य देख लीजिए कौन कौन से समझौते हुए हैं। तो 3 मई 4 मई 2022 के मध्य डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फेडरिक्सन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोपेनहेगन डेनमार्क की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। यह प्रधानमंत्री मोदी की डेनमार्क की पहली यात्रा है। उल्लेखनीय है कि डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में सुश्री फेडरिक्सन ने 9 से 11 अक्टूबर 2021 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा की थी। ठीक है, इस यात्रा के दौरान इंडिया ग्रीन फाइनेंशियल इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, जो
भारत में हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण में योगदान देगा। ठीक है, तो ये भारत और डेनमार्क के मध्य किसको लॉन्च किया गया है, तो ये इंडिया ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। ठीक है, ज्ञातव्य है कि वर्ष 2020 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य आयोजित वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हरित रणनीतिक साझेदारी की स्थापना हुई थी। 3 मई 2022 को डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने कोपेनहेगन स्थित ऐतिहासिक एमालियर बोर्ड्स पैलेस में भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत किया। ठीक है, एमालियन बोर्ड्स पैलेस का नाम है एमालियन बोर्ग। ठीक है, तो वहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क के राज सिंहासन पर महारानी के आरोहण की स्वर्ण जयंती पर उन्हें शुभकामनाएं दी। ठीक है, 4 मई 2022 को कोपेनहेगन में प्रधानमंत्री मोदी ने द्वितीय भारत नारकेड शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किया। ठीक है, द्वितीय भारत नारकेड शिखर सम्मेलन में भाग लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मई 2022 को। इस शिखर सम्मेलन में डेनमार्क के प्रधानमंत्री के अतिरिक्त आइसलैंड के प्रधानमंत्री कैटरीन जेप्सडाटिड, ठीक है, नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहन स्टोर और स्वीडन के प्रधानमंत्री मैग्डेनिला एंडरसन और फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन ने भी भाग लिया। ठीक है, तो ये आप लोग इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं कि फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में, तो सना मारिन। इसी तरह स्वीडन के कौन है, तो मैग्डेलिना एंडरसन। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इन चारों को भी आप लोग याद कर लीजिए। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने की। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, ज्ञातव्य के प्रथम भारत नारकेड शिखर सम्मेलन वर्ष 2018 में स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन की राजधानी है, वहाँ पे आयोजित हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डेनमार्क यात्रा के दौरान 9 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो प्रमुख हैं। इन 9 समझौतों को आप लोग देख सकते हैं। वैसे ज़्यादा ये जो मेन हो वो आप लोग देख लीजिए, बाकी 9 याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये याद रखना आप लोग कि इस सम्मेलन में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो 9 हुए हैं। ठीक है, डेनमार्क यात्रा के दौरान 9 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत और डेनमार्क के मध्य, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत और फ्रांस के मध्य देख लीजिए कौन कौन से संबंध चर्चा में रहे इस समय। देखिए, 4 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संक्षिप्त कार्य यात्रा पर पेरिस, फ्रांस का दौरा किया। ठीक है, पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी एवं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के मध्य प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता संपन्न हुई। उल्लेखनीय है कि भारत फ्रांस के मध्य 1998 से रणनीतिक भागीदारी है। ठीक है, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है, और जबकि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के अगले संस्करण में फ्रांस को गेस्ट ऑफ ऑनर देश होगा। ठीक है, अब ये 2023 में होगा जो दिल्ली पुस्तक मेला, उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कौन होगा, तो फ्रांस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत एवं मॉरिशस के मध्य देख लीजिए कौन कौन से संबंध है। 17 से 24 अप्रैल 2022 के मध्य मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ ने आधिकारिक यात्रा भारत की संपन्न की। ठीक है, 19 अप्रैल 2022 को मॉरिशस के प्रधानमंत्री तथा WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन विश्व भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला एवं एकमात्र वैश्विक आउटपोस्ट केंद्र है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये विश्व का पहला और एकमात्र वैश्विक आउटपोस्ट केंद्र है। ठीक है, यह केंद्र आयुष मंत्रालय के अधीन स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र भारत सरकार द्वारा लगभग $250 मिलियन के निवेश से समर्थित होगा। इसके अतिरिक्त मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रथम वैश्विक आयुष निवेश एवं नवोन्मेष शिखर सम्मेलन 2022 के उद्घाटन सत्र में भी उपस्थित रहे। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन 20 से 22 अप्रैल 2022 के मध्य महात्मा मंदिर गांधीनगर में, ये गुजरात में, वहाँ पे संपन्न हुआ। नेक्स्ट है, यह शिखर सम्मेलन SDG गोल 3 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का जो गोल 3 है, वो गोल 3 क्या है, अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देने के अनुसरण में आयोजित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, गुजरात एवं नई दिल्ली के आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेने के अलावा मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने वाराणसी का भी दौरा किया। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत एवं UK के मध्य संबंध देख लीजिए। 21 से 22 अप्रैल 2022 के मध्य यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। UK के प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा है। उल्लेखनीय है कि यह यात्रा ऐसे समय आयोजित हुई जब दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के स्थापना के 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं दोनों देश, तो उस समय ये आयोजित हुई है। नई दिल्ली के आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेने के उपरांत श्री जॉनसन
ने 21 अप्रैल 2022 को गुजरात की अपनी यात्रा प्रारंभ की। गुजरात से अपनी यात्रा इन्होंने प्रारंभ की 21 अप्रैल को। उन्होंने अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम, ठीक है, मसवड़ इंडस्ट्रियल एस्टेट, बड़ोदरा स्थित जेसीबी प्लांट, देखिए जेसीबी प्लांट गए थे तो वहाँ का फ़ोटो जो इन्होंने फ़ोटो शूट करवाया था तो काफ़ी वायरल हुआ था, ठीक है, ये जेसीबी पे चढ़े हुए थे तो काफ़ी वायरल हुआ था। तथा GIFT सिटी गांधीनगर स्थित गुजरात जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दौरा किया, ठीक है। दोनों देशों द्वारा एक संयुक्त वक्तव्य के अतिरिक्त साइबर सहयोग पर एक पृथक पृथक जो है वक्तव्य भी जारी किया गया है। देखिए दोनों के मध्य जब भी कभी दो देशों के मध्य कोई बैठक होती है तो एक जॉइंट स्टेटमेंट लास्ट में जरूर जारी किया जाता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ऑफिशियली रूप से ये स्टेटमेंट जारी होता है और इसके साथ ही साथ साइबर सहयोग पर एक पृथक वक्तव्य भी जारी किया गया है, ठीक है। इस यात्रा के दौरान निम्न दो, ठीक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो कौन कौन से दो देख लीजिए। भारत यूके वैश्विक नवाचार भागीदारी के क्रियान्वयन पर MOU। वैश्विक नवाचार भागीदारी के माध्यम से भारत यूके ने तीसरे देशों को जलवायु स्मार्ट टिकाऊ नवाचारों के हस्तांतरण एवं समर्थन देने के लिए 75 मिलियन पाउंड तक जो है सह वित्त पर सहमति व्यक्त की है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप पर सहयोग पर MOU, ये दूसरा हुआ है, ठीक है। ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप के लिए हुआ है, ये न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप के लिए हुआ है। और पहला देखिए किसके लिए हुआ था, तो पहला हुआ था भारत यूके वैश्विक नवाचार भागीदारी के क्रियान्वयन पर हुआ था, ठीक है, देख लीजिए। इस यात्रा के दौरान निम्न प्रमुख गैर सरकारी MOU पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये गैर सरकारी हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग एक बार जरूर रीड कर लीजिए, एग्जाम में क्या पता क्या आ जाए। नेक्स्ट है रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यूके भारत हेतु ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस जारी करेगा। उल्लेखनीय है कि मई 2021 में भारत यूके वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बढ़ते नेक्स्ट है, उस वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान भारत देश जो है द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने पर सहमत जो हुए थे। और OGEL, ठीक है, भारत की रक्षा खरीद हेतु नौकरशाही हस्तक्षेप एवं आपूर्ति में लगने वाले समय में कटौती करेगा। यह भारत प्रशांत में प्रथम ब्रिटिश OGEL होगा। और OGEL का फुल फॉर्म देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस, ठीक है। भारत यूके बहनी हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में गति प्रदान करने के लिए वर्चुअल हाइड्रोजन साइंस एवं इनोवेशन हब लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन साइंस एवं इनोवेशन हब भी लॉन्च करेंगे ये दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है भारत नीदरलैंड, देख लीजिए, नीदरलैंड के राजा विलियम एलेक्जेंडर, ठीक है, तथा रानी मैक्सिमा के निमंत्रण पर जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 से लेकर 7 अप्रैल 2022 के मध्य नीदरलैंड की राजकीय यात्रा संपन्न की, ठीक है। पिछले 34 वर्षों में यह किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की जो है नीदरलैंड की पहली यात्रा है। ज्ञातव्य है कि इसके पूर्व वर्ष जो है 1988 में तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति R वेंकट रमन ने नीदरलैंड की यात्रा की थी। तो ये 34 वर्ष के पश्चात कोई भी जो अपना भारतीय राष्ट्रपति जो है नीदरलैंड गया हुआ है तो उनका नाम क्या है, रामनाथ कोविंद जी है, ठीक है। नेक्स्ट उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 के दौरान भारत एवं नीदरलैंड ने अपने राजकीय संबंधों की स्थापना के 75वीं वर्षगांठ इन्होंने भी पूरा किया है दोनों ने। यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रपति ने एम्स्टर्डम स्थित केकन होप ट्यूलिप गार्डन में पीले ट्यूलिप की एक नई प्रजाति को मैत्री नाम दिया है, ठीक है। ये मैत्री नाम दिया है किसकी, ये एक प्रजाति है ट्यूलिप गार्डन के पीले ट्यूलिप की एक प्रजाति है। नेक्स्ट है भारत तुर्कमेनिस्तान के संबंध में देख लीजिए। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति शेरदार गुरबांगुल एचू, ठीक है, बेरदिमुआ मेदेव के निमंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 से 4 अप्रैल 2022 के मध्य तुर्कमेनिस्तान की राजकीय यात्रा संपन्न की, ठीक है। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की तुर्कमेनिस्तान की यह पहली यात्रा है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत तुर्कमेनिस्तान स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी अश्गाबाद है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इन दोनों ने एक जो है इस स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है, ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति की तुर्कमेनिस्तान यात्रा के दौरान निम्न 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये चारों समझौते आप लोग देख लीजिए। तुर्कमेनिस्तान के वित्त एवं अर्थव्यवस्था मंत्रालय की वित्तीय निगरानी सेवा एवं भारत की वित्तीय खुफिया इकाई के बीच MOU, ठीक है। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में MOU
और वर्ष 2022 से 2025 की अवधि के लिए संस्कृति एवं कला के क्षेत्र में सहयोग का कार्यक्रम और युवा मामलों के सहयोग पर MOU इन चार क्षेत्रों में जो है समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट है भारत नेपाल के मध्य देख लीजिए। 1 से 3 अप्रैल 2022 के मध्य नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। ठीक है, जुलाई 2021 के पदभार ग्रहण करने के पश्चात नेपाल के प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है। ठीक है, इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से 90 किलोमीटर लंबी 132 kV की डबल सर्किट सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन एवं सब स्टेशन का उद्घाटन किया। इसका निर्माण भारत द्वारा प्रदत्त ऋण के तहत जो है किया गया है। नेक्स्ट है दोनों देशों के मध्य पहले ब्रॉड गेज पैसेंजर रेल लिंक का भी उद्घाटन किया गया है। यह रेल लिंक जो है जयनगर, ये कहाँ है जयनगर, तो मधुबनी बिहार में को कुर्था कहाँ है नेपाल में, तो नेपाल से जोड़ता है, जयनगर से कुर्था को जोड़ता है ये। नेक्स्ट है 34.90 किलोमीटर लंबा जयनगर कुर्था रेलखंड जो है जयनगर बिजलपुरा बार्दिवास रेल परियोजना का एक हिस्सा है। ठीक है, जो पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस यात्रा के दौरान नेपाल में जो है रुपे कार्ड भी लॉन्च किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, नेपाल में रुपे कार्ड लॉन्च कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने के माध्यम से नेपाल जो है ISA का 105वां सदस्य बन गया है। ठीक है, तो अब ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 105 सदस्य हो गए हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो अपने भारत में गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट 3 अप्रैल 2022 को नेपाल के प्रधानमंत्री ने वाराणसी का भी दौरा किया। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य क्या क्या समझौते हुए हैं। तो 31 मार्च 2022 को भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य द्वितीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। तो ये वर्चुअल रूप से सम्मेलन हुआ है। यह शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने प्रतिभाग लिया। ठीक है, तो भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया की ओर से ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने इसमें भाग लिया। उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के मध्य प्रथम वर्चुअल शिखर सम्मेलन जो है जून 2020 को आयोजित हुआ था। इनमें दोनों देशों के मध्य व्यापक रणनीतिक साझेदारी स्थापित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट इस शिखर सम्मेलन के उपरांत 2 अप्रैल 2022 को एक आभासी समारोह में भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये हस्ताक्षर हुए हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन एवं ट्रेड एग्रीमेंट। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एवं ट्रेड एग्रीमेंट पिछले एक दशक से अधिक की अवधि में किसी विकसित देश के साथ भारत का यह पहला व्यापारिक समझौता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है भारत जापान देख लीजिए। 19 से 20 मार्च 2022 के मध्य जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। तो वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री देख लीजिए कौन है, फूमियो किशिदा। ठीक है, पहले शिंजो अबे हुआ करते थे, अब वर्तमान में फूमियो किशिदा हैं। तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनका नाम। ठीक है, उनकी इस यात्रा के दौरान 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि पिछला भारत जापान शिखर सम्मेलन जो है अक्टूबर 2018 में टोक्यो में आयोजित हुआ था। टोक्यो जापान की राजधानी है। इस शिखर सम्मेलन में भारत और जापान के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना के 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुआ है। और यह शिखर सम्मेलन के दौरान जापान ने अगले 5 वर्षों के दौरान भारत में 5 ट्रिलियन येन यानी कि $42 बिलियन का निवेश करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये इतने निवेश जो है जापान जो है भारत में करेगा। दोनों देशों के मध्य नवंबर 2019 में नई दिल्ली में विदेश एवं रक्षा मंत्री स्तरीय जो है प्रथम 2+2 बैठक का आयोजन का जो है स्वागत किया गया। तो 2+2 वार्ता देखिए 4 देशों के साथ भारत की होती है। उन 4 देशों में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल है और एक देश और है रसिया। तो रसिया के साथ अभी वार्ता हुई नहीं है, अभी होने वाली है। नेक्स्ट वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव का भी स्वागत किया गया है। जापान जो है इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव में कनेक्टिविटी स्तंभ में एक प्रमुख भागीदार है। ठीक है, 19 मार्च 2022 को दोनों देशों द्वारा भारत जापान स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी की घोषणा की गई। इस साझेदारी के तहत सहयोग के निम्न क्षेत्र शामिल हैं। तो देख लीजिए कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। तो ये क्षेत्र आप लोग पढ़ लीजिए। ये सारे हरित ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा से संबंधित है, रिन्यूएबल एनर्जी से सारे संबंधित है। ठीक है, इनको भी आप लोग रीड कर सकते हैं एक बार। नेक्स्ट देख लीजिए 13 अप्रैल 2022 को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विकेंद्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध देख लीजिए। 11 सितंबर 2021 को प्रथम जो भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2
मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया। देखिए 2+2 में क्या होता है कि दोनों ओर से जो दोनों देशों के रक्षा एवं विदेश मंत्रियों के मध्य जो है ये बैठक होती है। ठीक है, रक्षा एवं विदेश मंत्री स्तरीय इस वार्ता में भारत के का प्रतिनिधित्व राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं और एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, और ऑस्ट्रेलिया की ओर से प्रतिनिधित्व मॉरिस पायने जो कि विदेश मंत्री हैं और पीटर ड्यूटन जो कि रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, नेक्स्ट है भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप यह वार्ता आयोजित हुई है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि 4 जून 2020 को आयोजित प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल लीडर्स समिट के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने के लिए इस पर सहमति बनी थी। ठीक है, इसमें दोनों देशों के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के मध्य प्रत्येक 2 वर्षों पर रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा हेतु 2+2 वार्ता आयोजित करने का प्रावधान शामिल था। उल्लेखनीय है कि भारत के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित करने वाला ऑस्ट्रेलिया तीसरा देश है। 2 अन्य देश कौन कौन से? अमेरिका है और जापान है, और रूस से अभी देखिए बात चल रही है। उल्लेखनीय है कि भारत रूस के मध्य 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता जो है आयोजन पर सहमति बनी है। तो अभी ये सहमति बनी है, अभी भी मतलब इसकी एक भी बैठक हुई नहीं है। द्वितीय भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता जो है वर्ष 2023 में आयोजित होगी, क्योंकि ये प्रत्येक 2 वर्ष में होती है। तो 2021 में हुई, फिर उसके पश्चात अब कब होगी? तो 2023 में होगी। बढ़ते नेक्स्ट है भारत डेनमार्क। 9 सितंबर 2021 को भारत एवं डेनमार्क ने हरित रणनीतिक साझेदारी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंग के रूप में नई दिल्ली में अपतटीय पवन एवं नवीकरणीय ऊर्जा हेतु एक संयुक्त उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि भारत एवं डेनमार्क के मध्य हरित रणनीतिक साझेदारी को सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। इस केंद्र का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का समर्थन करना है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि यह केंद्र एक प्रकार का ज्ञान हब है। ठीक है, एक प्रकार का नॉलेज हब है, और यह केंद्र प्रारंभ में जिन 4 कार्य समूहों में आसपास केंद्रित है, जिन चार जो है कार्य समूहों के आसपास केंद्रित होगा, वे निम्नवत हैं। तो कौन कौन से वे? स्थानिक योजना, वित्तीय ढांचे की शर्तें, आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना और मानक एवं परीक्षण। ठीक है, वर्तनिष्ठ भारत अमेरिका के मध्य देख लीजिए कौन कौन से समझौते या फिर किन संबंधों में कहाँ तक आगे बात बढ़ी है। देख लीजिए भारत एवं अमेरिका 19 सितंबर 2021 को नवीनीकृत भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी को लॉन्च किया गया है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। तो स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप को भारत अमेरिका जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी के अनुसरण के एक नए रूप में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट उल्लेखनीय है कि 22-23 अप्रैल 2021 को अमेरिका द्वारा आयोजित लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी की घोषणा की थी। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत जो है सहयोग के 5 स्तंभों पर अंतर सरकारी बैठक का आयोजन किया जाएगा। ये स्तंभ कौन कौन से? विद्युत एवं ऊर्जा दक्षता, उत्तरदायी तेल एवं गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, सतत विकास एवं उभरते ईंधन। ठीक है, उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री एवं तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहल पर भारत अमेरिका जो है रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी यानी कि स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप की स्थापना की गई थी, जिसे SCEP के रूप में नवीनीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप के तहत भारत एवं अमेरिका सहयोग के 4 स्तंभों पर सहमत हुए थे, जबकि इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं एक बार। जबकि स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, ठीक है, जबकि देख लीजिए स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के तहत सहयोग के 5 स्तंभों पर अंतर सरकारी बैठकों का आयोजन किया जाएगा। ये कौन कौन से देख लीजिए? विद्युत एवं दक्ष ऊर्जा, ठीक है, उत्तरदायी तेल एवं गैस, नवीकरणीय ऊर्जा एवं सतत विकास एवं उभरते ईंधन। उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री एवं तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी यानी कि स्ट्रेटेजिक एनर्जी की स्थापना की गई थी, जिसे स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के रूप में नवीनीकृत किया गया है। ठीक है, देखिए स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप के तहत भारत एवं अमेरिका सहयोग के 4 स्तंभों पर सहमत थे, जबकि जो है स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप में उभरते ईंधन नामक एक नए स्तंभ को जोड़ा गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा ईंधनों को बढ़ावा देना है। दोनों देशों ने भारत अमेरिका गैस टास्क फोर्स का
पुनर्नामकरण भारत अमेरिका निम्न उत्सर्जक गैस स्टॉक फोर्स, ठीक है, के रूप में करने की घोषणा की है। ठीक है, अब इसका नाम देखिए, भारत अमेरिका गैस स्टॉक फोर्स जो था उसका नाम अब बदल कर भारत अमेरिका निम्न उत्सर्जक गैस जो है स्टॉक फोर्स कर दिया गया है। ठीक है, इसकी घोषणा हो गई है। इस अवसर पर जैव ईंधन पर एक नए भारत अमेरिका कार्यबल के गठन की भी घोषणा की गई है। ठीक है, बर्तनिष्ठ उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने अपने शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक जो है 50 से 52% कटौती का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, भारत ने वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा स्थापना का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो ये भारत का देखिए ऊर्जा लक्ष्य क्या है, तो भारत का नवीनीकरण ऊर्जा लक्ष्य जो है 450 गीगावाट है 2030 तक। ये लक्ष्य इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आप लोग स्टार लीजिए, स्टार लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। जलवायु कार्यवाही पर वित्तीय गतिशीलता संवाद देख लीजिए। 13 सितंबर 2021 को भारत एवं अमेरिका ने जलवायु कार्यवाही वित्तीय गतिशीलता संवाद को लॉन्च किया है। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन डायलॉग। ठीक है, उल्लेखनीय है कि क्लाइमेट एक्शन एवं फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन डायलॉग भारत अमेरिका जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी के 2 ट्रैक में से एक है। ठीक है, इसका दूसरा ट्रैक क्या है, भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी है। ठीक है, यानी कि स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत एवं मालदीव के मध्य कौन कौन से संबंध चर्चा में रहे। तो 25 मई 2021 को भारत द्वारा अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्यिक दूतावास को खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये भारत का दूतावास खुलेगा कहाँ पर, मालदीव के अड्डू शहर में। ठीक है, 2 जून 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं मालदीव के मध्य सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर जो है मंजूरी प्रदान की थी। और ज्ञातव्य है कि इस MOU पर फरवरी 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में पढ़ा। अब जो भी अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, जो भी घटनाक्रम इम्पोर्टेंट है, अब हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो अब हम लोग इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जब दबा लीजिए। ठीक है, ताकि जब भी हम ये नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण का वीडियो नेक्स्ट में आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।